तो लास्ट टॉपिक क्या था? ईएमएफ पढ़ लिया था हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई थी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हो गया था। अब आज का जो भी लेक्चर में जो भी टॉपिक है वो काफी डेप्थ में है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे चीजें कैसी हैं। ठीक है तो सिंपल, लेकिन धीरे से आराम से समझेंगे। तो नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लो थ्रू A conductor is directly proportional to potential difference across the ends। इसका मतलब बस यही है कि अगर हमारे पास सपोज कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, कि सपोज ये कोई बैटरी है जो कितना वोल्टेज दे रही है, V वोल्टेज दे रही है। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी है और इससे हमने क्या कर दिया, कोई बल्ब या कुछ भी अगर इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इसमें करंट की तरफ से फ्लो होगा इस तरफ। बैटरी जितने ज्यादा वोल्ट की लोगे, बल्ब का ग्लो भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि इसमें करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। बस ये बात कहता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है, ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कह रहा टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगर वायर में जैसे करंट फ्लो करता है ना, तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो उसे कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम की में एक बार ओपन करेंगे, की प्रेस करेंगे, वोल्टेज के हिसाब से करंट को नोट करेंगे और फिर इसे ऑफ कर देंगे, ताकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। फिर वोल्टेज बढ़ाओगे आप, फिर उसके बाद करंट चेक करोगे और फिर इसे ऑफ कर दोगे। तो इस तरीके से करंट को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। तो करंट को कांस्टेंट रखते हुए हम ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? I के। और ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है हटने के बाद क्या होगा, इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, जो क्या होगा हमारा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ। लेकिन कब है रेजिस्टेंस कांस्टेंट? कब है? जब टेम्परेचर भी क्या रखें हम? कांस्टेंट रखें, तब रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट। और V और I का अगर हम ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ का, तो जैसे इधर वोल्टेज लिया है हमने और इधर की तरफ करंट, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन किसका होगा? उन कंडक्टर्स का होगा, उन मटेरियल्स का। वी आई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमेशा किसके? है ना, करंट जो है पोटेंशियल के डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब हमेशा इसका ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ आई? तो इसमें से हम R की वैल्यू अगर निकाल लें, तो R हमारा क्या होगा? V अपॉन I। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट और है। ठीक है, R रेजिस्टेंस है ना हमारा, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन I होगा। और इसका अब और ज्यादा भी देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये भी चीजें हम देख लेंगे। ये बात क्लियर हुई ओम्स लॉ की? तो ओम्स लॉ हमारा क्या है कि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल देंगे करंट उतना ही ज्यादा होगा, और इसका ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो जो जिसका भी हमने ग्राफ बनाया है जिस भी मटेरियल का, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करा, दैट इज नॉन ओमिक। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ये जब भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो उस करंट के फ्लो का अपोजिशन होगा उसके द्वारा, उसके अंदर जो मौजूद आयंस हैं उनके द्वारा। तो वही जो अपोजिशन हो रहा है, उसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस जो है R, उसका अभी अभी मैंने देखा फॉर्मूला क्या आता है? V अपॉन I। अगर मैं इसे और डिटेल में पढ़ूं, तो सपोज कि ये हमारा कोई वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R है ना। अगर मैं ऐसे देखूं और इसमें के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से है? क्योंकि हमने इसे क्या दिया है? एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ठीक है, V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट आ रहा है इसमें। ठीक, तो अब जो V होता है, इसको मैं E की लैंग्वेज में लिखूं, तो V इक्वल्स टू में क्या लिखूं? क्या होता है? V इक्वल्स टू E इंटू L, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है? L है। जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में किया था, वहां पे डिस्टेंस कितनी थी दोनों प्लेट के बीच की? D।
तो हमने v की वैल्यू रखी थी e इंटू डी, लेकिन इसमें कितनी लेंथ है l, तो l लेंथ पे काम कर रहा है तो v की वैल्यू होगी e इंटू एल। चलो ये भी रख लो, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा e इंटू एल अपॉन आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था या करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन आया था, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। अब ये वैल्यू मैं रखूं आई की जगह ए एन ई वी डी, ठीक है। और वी डी का भी एक फॉर्मूला आया था, वी डी का फॉर्मूला आया था, वी डी का वैल्यू क्या आया था जो हमने निकाला था पहले, बताओ। ई ई तो एवरेज डिवाइड बाई एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जगह ये रख दो, तो ई इंटू ई तो एवरेज डिवाइड बाई एम ई, इस ई से ये ई क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब ये ऊपर आ गया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल डिवाइड बाई ए एन ई इंटू ई स्क्वायर तो एवरेज। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, ये जनरल क्वेश्चन आता है बोर्ड के भी एग्जाम में, तो आपको उसमें रीजन भी लिखना होगा। हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन कैसे, अब वो आपको इस ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले, आर इज इक्वल टू एम ई एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टू एवरेज। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना घटेगा, ना लेंथ पे कोई असर पड़ेगा, ना एरिया पे, ना नंबर डेंसिटी पे, ना ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अंतर किस पे आएगा, रिलैक्सेशन टाइम पे आएगा। किस तरीके से कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखो यहां से ना छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी बाई आई, वी का वैल्यू ई इंटू एल, आई का वैल्यू ए एन ई वी डी, वी डी का वैल्यू रख के इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में एक फॉर्मूला बना लिया हमने, सिंपल फॉर्म होगी इसकी, ठीक है। काफी एक्सपेंडेड है, हम उसको डीपली जांच सकते हैं अब चीजों को। तो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब क्या होगा, द रिलैक्सेशन टाइम, द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टू एवरेज विल इंक्रीज और डिक्रीज। बताओ जरा क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली में मटेरियल के अंदर, वायर के अंदर जो आयंस है वे भी मूव करेंगे, उनके वाइब्रेशन फास्ट हो जाएंगे, और बीच में से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके कोलिजन्स क्या होंगे, जल्दी जल्दी होंगे। जब आयंस, एक तो ऐसी कंडीशन है कि आयंस अपनी रेस्ट पोजीशन में है, बीच में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कोलिजन हो रहे हैं। एक है कि अब आयंस भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से, तो कोलिजन ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा स्पीड में होंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे। जल्दी जल्दी कोलिजन होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो रिलैक्स मिल रहा है बीच में टाइम में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो इस चीज की वजह से करंट है, उन चार्ज कैरियर्स का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होगा, कम होगा, उन्हें रिलैक्स कम मिलेगा, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, बताओ। ये दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या होगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस आर विल इंक्रीज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल ही पॉइंट है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा, ये कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि टेम्परेचर घटाने पर या बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो आप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे इसका, और उसके बाद फिर ये बताओगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअली में रिलैक्सेशन टाइम पर प्रभाव पड़ता है, वो हमारा कम होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है उसका बढ़ता है। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ये रेजिस्टेंस का था। नेक्स्ट, अब रेजिस्टेंस का वो एक पॉइंट यहाँ पे आता है, रजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस तो किसी भी वायर का एक रुकावट है, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसकी, जब हमारा मटेरियल कैसा हो, 1 मीटर क्यूब, रजिस्टेंस का जो लेंथ है वो कितना हो, 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 स्क्वायर मीटर, तो वॉल्यूम भी कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का अगर कोई मटेरियल हमारे पास है, तब उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा तब उसको क्या कहेंगे हम, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम ले लो, या यूनिट लेंथ और
1 यूनिट स्क्वायर एरिया। तो जैसे मान लो ये क्या है, हमारे पास एक मटेरियल है, तो इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इट्स रजिस्टिविटी, वही इसकी रजिस्टिविटी होगी ना। रजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, तो रजिस्टिविटी अगर हम देखें, रजिस्टिविटी हमें निकालनी हो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है ना वो कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। जैसे लेंथ के रेजिस्टेंस कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अच्छा, इस चीज को अगर मैं मेजर करूं तो कैसे पता चलेगा मुझे, तो देखो, अगर सपोज करो कि हम किसी वायर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर का अगर 1 mm का थिकनेस है, तो उस 1 mm के थिकनेस में से 1 एम्पियर करंट को फ्लो करना है। दैट मीन्स कि 1 यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज निकलेंगे। और 1 mm के वायर से अगर उस वायर का मैं थिकनेस बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब उतने चार्ज को निकलने के लिए किसी पॉइंट से ज्यादा स्पेस मिल गया। ज्यादा स्पेस मिलेगा तो कोलिजन्स क्या होंगे, कम होंगे, रुकावट भी क्या होगी, कम होगी। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। ठीक है, ये इनवर्सली होगा। ये दोनों चीजें आप मिला के लिख दो, तो रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल होगा लेंथ अपॉन एरिया के। प्रोपोर्शन का साइन हटा के यहाँ पे आता है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी हमारी होगी RA/L। अब इसका जो यूनिट होगा रजिस्टिविटी का, ये हमारी रजिस्टिविटी है। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है, तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर क्या है, इज ए यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अच्छा, अब इसके बाद इसका हम सिंपल एक्सटेंडेड फॉर्म निकाल लें, तो रजिस्टिविटी जो है इसका फॉर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है RA/L। ठीक है, तो अब R का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, R का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या आया था, MEL/ANE²। तो एवरेज ये R था, इनटू में क्या करेंगे A/L। अब A से A कैंसिल हो गया और लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी, तो रजिस्टिविटी क्या है हमारी, ME/NE²। तो एवरेज, इसका मतलब क्या है कि देखो, जो रेजिस्टेंस था ना वो दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा था, हमारा लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी। लेकिन इसके फॉर्मूले में देखो, क्या कहीं लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, नहीं है, तो ये इन चीजों पर डिपेंड करती नहीं। रजिस्टिविटी केवल किस पे डिपेंड करेगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मटेरियल हमने लिया है उसके अंदर कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो इस पे करेगी, और दूसरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इन दो चीजों पर ही रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम थ्योरी के अंदर याद रखेंगे। जो बहुत ही डीप क्वेश्चंस होते हैं ना, वे भी डीप थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। आप बस चीजों को ध्यान से गहराई से देखो कि रेजिस्टेंस का एक एक्सटेंडेड फॉर्म था, वहां हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। रजिस्टिविटी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, यहाँ हमें पता चलेगा रजिस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी। तो अगर ये फॉर्मूले तुम्हें याद है, कैसा आए, इनका यूज कैसे होगा ये पता है, तो आप चीजों को बेहतर रूप से कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही जो क्वेश्चन वहां था रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पर, वही क्वेश्चन यहाँ भी हो सकता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो कंडक्टर्स का क्या होगा, उनका रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो एक्चुअली में अगर कोई भी हमारे पास कुछ भी कोई भी मटेरियल है तो उसका रजिस्टिविटी तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, आगे देखेंगे हम डीप जब पढ़ेंगे इसे। लेकिन अगर प्योर कंडक्टर्स की बात करें, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और सिल्वर है, तो ये सब अच्छे कंडक्टर्स हैं। तो इन सभी कंडक्टर्स का क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होता है। रिएक्शन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होंगे। ठीक है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। किस में नहीं होगा, क्या होगा, अभी उसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब रेजिस्टिविटी के बाद क्या है, कंडक्टेंस, और एक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दोनों क्या है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। जिसका जो रेजिस्टेंस है मतलब इतनी रुकावट है, अब चलने की परमिशन क्या है, उसको क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस का उल्टा है, इनवर्स है। और कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा है। ठीक है, तो अब जो हमारा कंडक्टेंस है उसको कहते हैं कैपिटल जी, और वो क्या होगा 1/R।
अब इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला तो बहुत सिंपल निकलेगा, 1/r का क्या क्या आया था हमारा, MEL/A, है ना, ANE² है, ENE² टू एवरेज, तो इसको ऊपर लिख दो, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ANE² टू एवरेज। बस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को आप इन्वर्स करोगे तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/ρ, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है, तो 1/ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था बताओ, रेजिस्टिविटी का NE² तो एवरेज डिवाइड बाई ME, ठीक है। ये किसका था फॉर्मूला हमारा, नीचे रेजिस्टिविटी, इसका उल्टा कर दो तो किसका आ गया, कंडक्टिविटी का, ठीक है। मतलब बात इतनी है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में भी इतना ही अंतर होगा कि यहाँ पे क्या नहीं होगा। अच्छा एक और है, ME था ना डिवाइड में से, ये क्या था हमारा 1/ME, और फिर डिवाइड में ऊपर गया था तो NE² तो एवरेज, ठीक है, ये होगा। देखो जरा इसमें क्या था, रजिस्टिविटी का था ME/NE² तो एवरेज, तो क्या होगा ME और ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NE² तो एवरेज डिवाइड बाई ME। तो कंडक्टिविटी भी किस पर डिपेंड करेगी, एक तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और दूसरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इन दो चीजों पर ही डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, डेंसिटी तो वही होता है 1 यूनिट में कितना, ठीक है। तो करंट तो वायर के अंदर फ्लो करता है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितना करंट अमाउंट का फ्लो करेगा वही उसकी क्या होगी, करंट डेंसिटी, 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, ठीक है। तो कोई भी करंट होगा तो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से तो जा रहा होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कितना है A, इसमें से कितना करंट जा रहा है I, तो 1 यूनिट एरिया में से कितना जाएगा, तो करंट डेंसिटी कितना हो क्या होगा हमारा, I/A, ठीक है। यही क्या है इसका किसका फॉर्मूला हो गया, करंट डेंसिटी का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इसका भी एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं, सिंपल ही है। तो J= क्या है, I/A, और I का फॉर्मूला क्या होता है, I= ANE/VD डिवाइड बाई A से कैंसिल हो गया, NE इंटू में VD, और VD का क्या है EE तो एवरेज बाई ME। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा आया NE² E तो एवरेज डिवाइड बाई ME। ये फॉर्मूला किसका है, करंट डेंसिटी का, ठीक। अब करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट की देखने के लिए I/A है ना, I का क्या होता है एम्पियर पर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो कुछ चीजों में इसका रिलेशंस भी चेक करते हैं, तो रिलेशन किस किस के बीच में बताना है हमें, करंट डेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के, ठीक। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अच्छे से ध्यान से देख लो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या है, NE² टू एवरेज बाई ME, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है E, ठीक है। तो अभी अभी जो हमने किया था J= क्या क्या था, I/A, और I का फॉर्मूला फिर पुट किया था इसमें, I का फॉर्मूला ANE² तो एवरेज अपॉन में E, A से ही कैंसिल हो गया, और I= में J= का फॉर्मूला ANE/VD अपॉन में A से ही कैंसिल हो गया, J= NE/VD का वैल्यू क्या था, E तो एवरेज अपॉन में ME। तो J= E को इधर ले आओ, NE² तो एवरेज बाई ME, ये किसका फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी का। तो J= कितना आया, E इंटू कंडक्टिविटी सिग्मा, ये रिलेशन, ठीक है। जस्ट कैसे आ गया कि फॉर्मूला रखना है, I का रिलेशन लिखो VD में, I का रिलेशन क्या है ANE/VD, फिर VD का फॉर्मूला लिख दो जो भी आया था EE टू एवरेज बाई ME, और आप E को वैल्यू अलग कर लो तो जो फॉर्मूला बचेगा वो किसका होगा,
कंडक्टिविटी का होगा, तो ये रिलेशन आ गया। क्लियर है? अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस पर टेम्परेचर के क्या प्रभाव हैं और क्यों हैं, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं और बहुत डीप। अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है ना, कितना ही डीप क्वेश्चन हो उसे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, थ्योरी पता होनी चाहिए, इतनी जरूरी है थ्योरी। अब देखो होगा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अभी हमने देखा रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर के प्रभाव कैसे थे, कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है MEL अपोन में ANE², तो एवरेज। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसी पे एक्सेप्शन आ गया ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चेंज नहीं होगा, लेंथ से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, एरिया नहीं है, क्वेश्चन आएगा किससे, एन और एवरेज इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे हम ध्यान देंगे एन और एवरेज इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ही रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है, कंडक्टर, ये है कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाओगे लगातार रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टाइम क्या होगा, कम होगा। कोलिजन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टाइम क्या होगा, कम होगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर का क्लियर हो गया। आते हैं दूसरी बात पे, भाई सेमीकंडक्टर का क्या हो रहा है बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया तो सेमीकंडक्टर का क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, लगातार घटता जा रहा है। इसका, सेमीकंडक्टर का, क्यों, क्या इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या सेमीकंडक्टर का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम नहीं होगा, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो वहां कोलिजन्स ज्यादा नहीं होंगे, होंगे, फिर ये तो कम हो रहा है, क्या हुआ फिर, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा कि वहां पे जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, वो बहुत कम होती है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे बताओ सेमीकंडक्टर का एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, सभी को पता होगा, सोलर पैनल कब काम करते हैं, जब सनलाइट होगी। सनलाइट में काम क्यों करेंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तब आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है सेमीकंडक्टर के केस में। कंडक्टर के केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, नंबर डेंसिटी पे वहां भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर, दोनों काम होंगे, लेकिन उसका असर, किसका असर ज्यादा हो रहा है वहां, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। यहां पे असर किसका होगा सेमीकंडक्टर के केस में, नंबर डेंसिटी का। ये समझो, ये जो नंबर डेंसिटी है, ये जो नंबर डेंसिटी है ये बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एवरेज रिएक्शन टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो इसका इंक्रीमेंट है ना, वो कॉम्पनसेट कर देगा, कंपनसेट करेगा किसको, एवरेज रिएक्शन टाइम को, इसको ये ओवर कर देगा। ठीक है, अगर इसको ओवर करेगा तो किसको ध्यान देंगे फिर, एन को। एन ओवरऑल क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब एन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाए, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, कंडक्टर्स का ग्राफ ऐसा होगा, इंसुलेटर्स का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इंसुलेटर के पास भी क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बात समझ आई, नहीं आई, क्लियर है। इन दो पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, और ये सारी चीजें कहाँ से मिली हमें, थ्योरी से, है ना। तो आप इसकी थ्योरी को बहुत डीप पढ़ोगे इसी तरीके से। तो ग्राफ है, ठीक है, समझ आ रहा है। मैं इसमें देखते हैं कि फोर मेटल्स लाइक सिल्वर कॉपर। अब टेम्परेचर रेजिस्टेंस का है, क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर पर्टिकुलर बढ़ा दें तो कितने टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, कितनी इंक्रीज करेगी। तो उसका एक फॉर्मूला है कि R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब R2 क्या है, R2 है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट
T2 टेम्परेचर, ठीक है। T2 टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है। T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R2। R1 कौन सा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, ये डेल्टा टी आ गया। तो अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होगा हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और अल्फा की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो R2 ज्यादा होगा या R1, R2 ज्यादा होगा, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 में ऐड हो गया तो 1 से ज्यादा ही होगा, तो R2 ज्यादा होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ऐसा किस में हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, कंडक्टर्स में, दैट मीन्स कंडक्टर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं पे मैं देखता हूं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनके लिए अल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, सपोज क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में आया कि बताओ सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या इंफिनिटी है। कहां से मिलेगा क्वेश्चन, सिंपल है, थ्योरी है। अब इतना डीप क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या पढ़ ले, क्या दे दिया अल्फा, पता नहीं क्या है, लेकिन फॉर्मूले में ही था, है ना। अब इसको कहां से समझा हमने, इसी से समझा, भाई टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब ये पॉजिटिव है तो अल्फा भी अगर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल R2 की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी, R1 से ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, वैसे किसमें हो रहा है, केवल कंडक्टर्स में। तो इसका मतलब यही कि बाकियों में नहीं हो रहा, सेमीकंडक्टर में भी डाउन जा रहा है ना, सेमीकंडक्टर में भी डाउन जा रहा है और इंसुलेटर में भी, तो दोनों में अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, इतनी सी बात है। तो फोर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा, जो अच्छे मेटल्स हैं, वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव, द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। और ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से दे रखे हैं, ठीक है। और इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस वे करने हैं, प्लस इनकी छोटी छोटी बारीकियां जो है अल्फा के बारे में, ये सारी जानकारी भी हम याद रखें।